हाँ, हेलो पार्थ। पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कई दिन हो गए हैं, व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पाया। अब बच्चों होशियार हो जाओ, परीक्षा का सीजन आ गया है। ठीक है, एनुअल फंक्शन जो स्कूल में सेलिब्रेट करना था वो हमने सेलिब्रेट कर लिया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना था वो हमने कर लिया। अब परीक्षा बिल्कुल सिर पर आ गई है, 1.5 महीने का समय बचा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम परीक्षा में किस तरीके से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें, ताकि घर वाले अपने पीछे की जो मस्ती लिए थी ना हमने, उस मस्ती के दिनों को भूल जाएं और हम सजा से बच जाएं। तो इनसे बच जाएं, हमारी इज्जत हमारे घर में रह जाए, नहीं तो घर वाले पीटेंगे, पड़ोसी हंसेंगे। ठीक है, टीचर्स की भी डांट सुननी पड़ेगी। इसलिए अब परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया तरीके से एक रणनीति होनी चाहिए। और उस रणनीति के तहत हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वो नई शुरुआत है कि हम मॉडल पेपर हल करें, ताकि परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिल सके। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ सके कि परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना चाहिए और किस तरीके से अपने को सफलता अर्जित करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अब देखिए, मैंने शुरुआत में बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, हमारे जो चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को हमने ये अवगत करवाने की कोशिश की थी कि कौन सी चीज किस तरीके से परीक्षा में पूछी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि आपके पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। 3 घंटे का समय है, 50 क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत के जो 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन जो बच्चा 1 घंटे में कवर कर लेता है, वो बाकी के 20 क्वेश्चन आगामी 2 घंटे जो हैं, अपने पास समय बचता है ना 2 घंटे का, उन 2 घंटों में कवर कर लेगा। और जिसने शुरू के 30 प्रश्नों में 1.5-2 घंटे का समय लगा दिया, निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि उस बच्चे का परीक्षा में पेपर कंप्लीट नहीं होगा और वो रोता हुआ ही बाहर आएगा, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो। भाई, इंटेलिजेंसी का पता कैसे चलेगा? हम अपनी कॉपी में पुट करेंगे तो ही तो अपने एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। हमें क्वेश्चन आ रहा है और समय अभाव के कारण हम उसको कर नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पनिशमेंट तो अपने को ही मिलनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें वो 30 क्वेश्चन शुरुआत वाले जो हैं वो बहुत सावधानी से, क्योंकि शुरुआत के 30 क्वेश्चन जो हैं उनकी एक विशेषता और भी है। वो ये है कि अगर सही तो सही और गलत तो गलत। उसमें ये नहीं होगा कि आधा पर्दा क्वेश्चन कर दिया और आधे पर्दे नंबर हमने उस क्वेश्चन में अचीव कर लिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन है, उस लेंथी क्वेश्चन में अगर हम लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच के करके अगर बीच के पार्ट तक ही पहुंचते हैं तो हम आधे मार्क्स हासिल करने के हकदार हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम शुरुआत के 30 प्रश्नों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड 3-4 वीडियो भी बनाएंगे। तो जो हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक कैटेगरी है, और वैसे भी संजीव जो डेस्क वर्क दे रखे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनके माध्यम से भी करवा देंगे हम। चलो, आज उसी का एक मॉडल पेपर में आप लोगों को करवा रहा हूं। जिस बहन और भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वो जरूर लाइक और शेयर करें। शुरुआत करें? आर यू रेडी? कर दे शुरू? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, एक के साथ 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, वो ध्यान में रखने की बात है। हम पॉइंट टू पॉइंट केवल और केवल क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि हम एक क्वेश्चन के साथ 2 और क्वेश्चन किस तरीके से हल करना सीख जाएं, यह बात महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी पहला क्वेश्चन है, a तथा 18 का एलसीएम 36 है और HCF 2 है, तो a की वैल्यू क्या है? a तथा 18, देयर आर 2 नंबर, फर्स्ट नंबर इज a एंड सेकंड नंबर इज 18, 2 नंबर है ना। और मैथमेटिक्स का रूल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या है? द LCM प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। याद रखनी है बात, 2 संख्याओं का LCM और HCF उसके
आपसी गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ये लिख दें, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले के तहत हमारे पास क्या है, प्रथम संख्या A है, द्वितीय संख्या 18 है, LCM इसका 36 है और HCF इसका 2 है। ये लो, A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A के साथ 18 गुना में है ना, तो पक्षांतर करते वो कहां चली गई, भाग में। शाबाश। तो A इक्वल्स टू 2 इंटू 36 डिवाइड बाई 18, 18 टू जा 36 कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इज योर आंसर। ओके। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बात पूछ सकता है आपसे, और क्या बात पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, चलो A तो फाइंड कर ही लिया, अगर LCM और HCF में से कोई चीज खाली होती तो इसका मतलब दोनों में से एक, वो दोनों नंबर देता और यहां HCF पूछ लेता। जैसे अगर A की वैल्यू 4 है, HCF इसने पूछ लिया। दोबारा देखिए क्वेश्चन, अगर A की वैल्यू 4 दे दी और 4 तथा 18 का LCM 36 है, 4 और 18 का LCM 36 है, HCF अपने को फाइंड करना है, तो HCF फाइंड कर लो। अब कहां प्रॉब्लम है, उसके आंसर 4 है, दिमाग में रहेंगे ना। हाँ, ये हो गए 4 इंटू 18। चलो सीधा मैं HCF निकाल दूं, HCF इक्वल टू HCF के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है 36, वो कहां चला गया, डिवाइड में। कहां चला गया, डिवाइड में। 36, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, तो 2 HCF। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर क्या था, 2। कंप्लीट है बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलो, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां पर इसने 1 नंबर का दे रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके लिखना पड़ सकता है, सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा सोल्व कर दूं आपको, आपके सामने 2 मेथड हैं, इसके शून्य ज्ञात करने के 2 मेथड है। दूसरी और चौथी प्रश्नावली बिल्कुल सेम है, दूसरी प्रश्न बहुपद की दी है और चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण की दी है। तो ये द्विघात समीकरण ही तो है, तो आप इस पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर गुणनखंड विधि तो हमारे पास है ही। तो हम इसके x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के गुणनखंड कर लो पहले। तो पहला क्वेश्चन था ऊपर, दूसरा क्वेश्चन नीचे है। क्या है, क्या इसमें, हाँ दूसरा क्वेश्चन, x मेथड बताया हुआ आप लोगों को, बाह्य पदों का गुणनफल कितना, 8। तो आप 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 4 आ जाएं, सॉरी 6 आ जाएं, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएं। तो 4 और 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस का 2, 6 हो गए ना माइनस के, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ ही जाएगा। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, 4 प्लस 2 प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। याद रखें बाहर माइनस है, प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का एक जोड़ा और 2x प्लस 8 का एक जोड़ा। इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो यहां आ गया x माइनस 4, यहां 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4। 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएंगे भाई साहब, 8 कहां से आ गए। दूसरी बात, जब माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। हैव यू एनी डिफिकल्टी, बताओ मेरे को। x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर 2, ये 2 इसके शून्यांक आ गए, 2 इसके शून्यांक आ गए ना। कंप्लीट है बात। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 0 कोस थीटा तथा साइन थीटा 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो देखिए कौन सी एक्सरसाइज है और किस एक्सरसाइज से इसको अटैच कर दिया गया है। क्वेश्चन आपको देखने से लगता है त्रिकोणमिति का, लगता है ना, जबकि है ये निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ इसने ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ा है, और वो जोड़ा कैसे है हम हल से पता लगाएंगे इस बात का। तो देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले
क्वेश्चन में दिया है बीच की दूरी, और बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या फॉर्मूला है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। x2 कितना है? साइन थीटा। ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है ना। कोई दिक्कत है किसी के? कंप्लीट है बात। अब देखिए x2 की वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस कोस 1 की वैल्यू y1 की वैल्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दे। अब साइन में से 0 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? साइन ही आएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से कोस को माइनस करेंगे तो माइनस का कोस थीटा आएगा का स्क्वायर। कंप्लीट, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस पेन में स्याही भी नहीं है यार। हाँ, मिटा दो ना इसको नीचे से। चलो आगे देखिए। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आता है ना। माइनस कोस को माइनस कोस से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब प्लस में आना है। अब चलो आप 8वीं प्रश्नावली में आप लोगों को यह बताई हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहां कहीं भी आ जाए तो वैल्यू 1 होती है। कहीं दिक्कत कोई प्रकार की? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1 हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आल बंद। हाँ स्टूडेंट्स, बीच में लाइट जाने के कारण काफी डिस्टर्ब हो गए। हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, बीच के जो क्वेश्चन है बाद में देखेंगे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का पहला जो पार्ट है कोई काम का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें यह जांचा गया है, पूछा गया है कि दी गई संख्याएं द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें x के ऊपर घात 2 शेष बचे। अगर शेष नहीं बचती हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहां ब्रैकेट की संख्या दी हुई है, उस ब्रैकेट की संख्या को पहले सॉल्व कर लें, आप हल कर लें, अपने आप ही पता चल जाएगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका पक्षांतर कर लें। क्या पक्षांतर करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, और इस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो गया? बराबर है 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर बच गया ना, प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से तो होती है, नहीं होती क्या? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैटर्न होता है द्विघात समीकरण का। इस पैटर्न के मुताबिक ये संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब दी गई संख्या द्विघात समीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8, 6, 4 का 9वां पद ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का। 8, 6, 4 श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोगों से इसमें छोटा क्वेश्चन कई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि श्रेणी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉजिटिव यानी कि प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है। यहां पर देखिए आप, तो इसका पता कैसे चलता है? दूसरे में से पहला पद घटाना है या तीसरे में से दूसरा पद घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डिफरेंट एस अलग है, एस मान है, इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। ओके, क्लियर है ना बात है?
आप दूसरे पद में से पहला पद घटा लें। तो यहां पर अपने को क्या चाहिए वो चीजें देखिए। ए मीन्स फर्स्ट पद 8 है, डी मीन्स द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर लें, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और द्वितीय पद कितना है 6 है, प्रथम पद कितना है 8 है। इसका मतलब पिछली संख्या बड़ी आ गई, पिछली संख्या बड़ी आ गई, इसका मतलब प्रोग्रेस माइनस में है, यहां पर -2। और सामने वाले ने 9वां पद पूछा है तो पदों की संख्या हो गई 9। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का अंतिम पद वो चाहे 9वां हो, चाहे 19वां हो, चाहे 100वां हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9वां पद अपने को ज्ञात करना है तो अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d है या नहीं है। a की वैल्यू यहां पर 8 हमने बताई है, पहला पद है। n की वैल्यू कितने नंबर पद है, 9 में से 1 कम कर देंगे, और d की वैल्यू माइनस में 2 चल रही है। 8 + 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कर देंगे ना, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी ना, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो -8 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर त्रिभुजों के भुजाएं 4:5 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 4:5 का है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है अपने को। ठीक है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल्स, जबकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर चौथा है तीसरे का, चौथा क्वेश्चन है तीसरे का। क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज हैं, थोड़ा सा गलत चित्र बन गया, ये दो, इनका अनुपात 4, भुजाओं का अनुपात 4:5 का है। क्या अनुपात है, 4 और 5 का अनुपात दे रखा है इसने, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है अपने को। तो याद रखनी है, एक प्रमेय भी है आपके छठी एक्सरसाइज में, कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह तो अनुपात हो गया इनका, यह त्रिभुज ए है और यह त्रिभुज बी है। तो भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, 4:5, और अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दो आप, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो 4 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, तो 4 चौक 16 और 5 25, ये उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। कोई दिक्कत? याद रखनी है, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जितना होता है, उस अनुपात को वर्ग करने पर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे है कोस 85 डिग्री, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कोस 85 डिग्री और आगे दे रखा है कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री के, और 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में, पदों के रूप में लिखना है। एक क्वेश्चन बीच में हमने गलत कर दिया था, क्वेश्चन था कि 9वां पद ज्ञात कीजिए, किया था ना, और वहां पर आप कह रहे थे कि उसमें तो योग ज्ञात करना है। तो बताऊं क्या बीच में हो, चलो वहां पर आप लोगों को सूत्र वो लगाना था, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d, और कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें। मैंने उसको थोड़ा सा गौर से नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया हमने, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले में अपने को संख्या को पुट करना आना चाहिए। और कहां डिफिकल्टी है, ये जरूरी नहीं है कि 8, 6, 4, 2 वाली श्रेणी दे, सामने वाला 9, 16 इस तरीके से दूसरी श्रेणी दे सकता है, प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, कोई भी चीज, यानी किसी भी क्वेश्चन को हम पढ़ नहीं सकते। और जो बच्चा गणित को पढ़ता है वो अच्छे अंकों की उम्मीद मत करना, गणित को तो समझना है। जब तक आप उसे अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स में अच्छी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। पढ़ने से क्या होता है, परीक्षा में तो आपका वो क्वेश्चन मिलता ही नहीं है जो आपने अपनी बुक से सॉल्व करके देखे हैं।
एक थोड़ी सी संख्या बदल दी तो आपका तो सवाल गलत हो जाएगा इसका मतलब। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का। हाँ, कोट 85 कोस 75 डिग्री। आप लोगों को फॉर्मूला बार बार बताया हुआ है कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, तो कोट 85 किसके बराबर है? यह फॉर्मूला है ना, क्योंकि कोट 85 बराबर कोट 90 माइनस थीटा बराबर है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर है? टेन थीटा के। इसी प्रकार से ये कोस 75 डिग्री किसके बराबर है? कोस 90 माइनस 75 या थीटा लिख दो, 75 बराबर है किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है ना। तो अब कोट 90 माइनस 85 रखेंगे तो टेन कितनी डिग्री आएगा? वो टेन उसके टेन 5 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए क्या लिख दें? ऐसे लिख सकते हैं ना, कोट 90 माइनस 85 और यहां पर कोस 90 माइनस 75। यहां क्या लिख दूं? टेन 5 डिग्री और यहां क्या लिख दूं? साइन 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं डिफिकल्टी है कोई? टेन 5 डिग्री, 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, वो किसके बचेंगे? टेन के। इसी प्रकार से 90 में से 75 घटाएंगे तो किसके कितने बचेंगे? 15। किसके? साइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्पीड बढ़ाइए। कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान बताना है। कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। और क्वेश्चन दिया है इसने छठा, तीसरे का छठा क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या? शुरू के 30% जो परीक्षा में हमारे अच्छे स्कोर का एक माध्यम है, एक बेस है। और जिसने शुरू के 30 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लिए, समझो उसका बेड़ा पार है बढ़िया नंबरों से, 90 प्लस आ जाएंगे उसके। और जिसने शुरू में ही 1.5 घंटा लगा दिया 30% में, भाई साहब नाक को लाग गया बढ़िया, क्योंकि 30 ही मिलेंगे बाकी। इसलिए स्पीडली सवाल करना। मैथ्स के नियम होता है ये कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम सेविंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे लेंदी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वो 15 मिनट खा जाएगा अपना। पहले वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद उसी ग्राफ में पुट करो, फिर आंसर निकालो, कई चीजें हो जाएंगी। हाँ, तो साइन 30 डिग्री की सीधी टेबल से वैल्यू उठानी है और 8 मेल देनी है। कोई दिक्कत? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कोस साइन 60 के बराबर है। साइन 60 की वैल्यू तो आपको आती है कितनी? √3/2, उतनी वैल्यू इसकी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है। दोनों की बराबर वैल्यू है, इसका मतलब आंसर 0 आना है। क्लियर बात? आगे दूसरा, 20 मीटर ऊंचे नदी के, मिटा दो इसको। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर ऊंचा एक पुल है, ऊंचाई कितनी? 20 मीटर। और इस पुल के नीचे कोई एक कार है, सॉरी नाव है, और उस नाव का अवनमन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो आप इसे अवनमन कोण इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जेड की आकृति बनती है तो एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण की वैल्यू बराबर होती है। तो 30 डिग्री का ये है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो पुल से नाव की दूरी पूछी है इसने, नाव को पुल के नीचे आने में कितनी दूर चलना होगा। तो यहां पर देखिए, ये तो इसका लंब दे रखा है, ये इसका आधार है, इसको हम x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां है ना। ये लो, अब दिया हुआ क्या है, पूरी डिटेल लिखनी चाहिए। छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, डिटेल नहीं लिखनी है। बड़ा है तो डिटेल लिखनी है। क्लियर है ना बात है? तो यहां पर हम क्या लिखें? लंब बटा आधार बराबर tan, सीधा ही लगा देता हूं मैं, tan 30 डिग्री। लंब कितना है इसका? 20, आधार कितना है इसका? x। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 20/√3 हो गया ना। तो ये पुल तक आने में जितनी दूरी तय करनी होगी नाव को, वो दूरी ये है, 20/√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए।
ये इसने x दिया है यहाँ पे, सेम अब की बार डायग्राम बना के दिया है। क्या दिया है? ये x दिया है और ये 6√3 दिया है। ये 6√3 है, ये x है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दी है। तो क्या फर्क पड़ता है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में? क्या डिफरेंस है? बोथ आर सेम, सेम है ना, दोनों एक जैसे हैं, कहीं डिफिकल्टी नहीं है। इसमें आधार पूछा था, इसमें लंब पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 8वां है तीसरे का, ये लो वही बात, लंब बटा आधार बराबर लाल बट्टा कक्का सूत्र है, याद है? लाल बट्टा कक्का सूत्र है। इस लाल बट्टा कक्का सूत्र के मुताबिक लंब बट्टा आधार कौन सी थीटा में होती है? साइन कोस टेन। तो टेन थीटा होगी ना, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? टेन 30 डिग्री। लंब है इसका x, आधार है इसका 6√3 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3x बराबर 6√3 और x बराबर 6√3 डिवाइड बाई √3, √3 से √3 तो x बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया। कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे पूछा है, चलो पहले इसको नोट कर लो, नोट करो आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का 9वां। क्या कहता है क्वेश्चन? यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल बी ओ सी बराबर 140 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि एक सर्किल है, उसका सेंटर ओ है और उसके बाहर कोई बिंदु है ए। क्या नाम है उसका? ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे है, एक स्पर्श रेखा ऐसे है। क्लियर बात? यहां पर लिखा है ए, यहां बी और सी, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर है क्या बात है? कोई दिक्कत? अब इसने दिया क्या है? एंगल बी ओ सी, ये एंगल दिया है बी ओ सी, ये वैल्यू 140 डिग्री की दे रखी है और पूछ लिया क्या? एंगल बी ए सी की वैल्यू पूछी है, बी ए सी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू। तो बार बार एल्ला मार मार के थान बताई बात है कि यह चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री के होते हैं। क्लियर है ना बात है? कई क्वेश्चन बन सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो आपको 180 डिग्री लिखना है या संपूरक लिखना है। क्लियर है? कोई बात नहीं है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के ही होंगे। अब दिक्कत यहां आती है कि इसका तो सीधा मान निकल जाएगा कि द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180। इसका और इसका योग किसके बराबर है? संपूरक है। तो इसका मतलब इसने जो पूछा है ना, उसको हम सीधा लिख देते हैं 180 माइनस 140 बराबर है 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब परीक्षा में कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ध्यान देना है एक्स्ट्रा चीज जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है। एंगल बी ए ओ का मान बताइए, बी ए ओ का मान बताइए, बी ए ओ का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज यहां पर ड्रॉ करनी है लाइन। अब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया है? अरे भैया 45 का कहां हो गया? 40 का था पूरा, 40 को आधा कर दो ना, 20 डिग्री का होगा। एंगल बी ए ओ का मान पूछा इसने, बी ए ओ। तो 40 जो आपने फाइंड किया है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 20 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये कहां प्रॉब्लम है? दिक्कत यहां आती है, ये पूछ सकता है आपसे। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 9 तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक वृत्त में अधिक से अधिक की कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? जीवा का मतलब देखिए ध्यान से, एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? आंसर आ रहा है 2। आंसर 2 कब आता है? एक बाह्य बिंदु से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपने दिमाग में स्टेबिलिटी लेके आओ, थोड़ी सी स्थिरता लेके आओ कि कौन सी चीज कहां पुट करनी है। ऐसे थोड़ी होता है,
अनंत होती हैं। जीवाएं का मतलब है कि आप इसके अंदर कितने लाइन खींच सकते हो। जीवा का मतलब इसको कितनी जगह पे डिवाइड कर सकते हो आप। ये सब जीवाएं हैं, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है वो सब जीवाएं हैं। कितने जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत। जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया है वो ये बताया था कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं नाप में बराबर होती हैं। यह है चीज याद रखने वाली। क्लियर है बात? वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद नहीं रखते हो बात को? हाँ, क्लियर है बात? एक वृत्त में कितनी अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर आता है इसका अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट। आगे है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई। क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमा दिया है। 11वां क्वेश्चन, एक वृत्त है, उसका ये चाप है, ये चाप है इसका, ठीक है, त्रिज्यखंड कह सकते हो इसको। ये त्रिज्यखंड की लंबाई है, ये पूरा त्रिज्यखंड है ना, सॉरी, यह त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड की लंबाई दे रखी है इसने 10 यूनिट। कितनी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेमी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा? सबसे पहले अपने को यह ज्ञात करना होगा कि यहां पर एंगल कितने डिग्री का है। एंगल कितने डिग्री का है, बिना एंगल के हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि ये एरिया कितना बनेगा। इसलिए एंगल फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो जो चीज दी हुई है उसी चीज से हमें याद कर लेंगे। दिया हुआ क्या है? त्रिज्य खंड की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 बराबर 10, है ना। पाई आर थीटा बटा 180। पाई की वैल्यू रखो तो रखो, ना रखो बोली, चलो रख दूं क्या है? चलो नहीं रख रहा हूं मैं। आर की वैल्यू चलो रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, बराबर 180 बराबर 10। अब थीटा फाइंड करनी है तो 10 में इन सभी संख्याओं का भाग देते जाओ 22/7, ठीक है, और गुणा 6, और ये 180 कहां चला गया? ऊपर। क्लियर है क्या बात? हाँ, अब थीटा बराबर है, कोई नहीं कट रही है, थीटा यही है इसकी। हाँ, 6 से कट रहा है ये, बिल्कुल 20। अब थीटा बराबर, चलो निकाल लेते हैं, 7 दूनी 14 और 0 बट्टा 22, ये थीटा की वैल्यू है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है अब, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र है? हमें पाई की जगह पाई यूज करना चाहिए था, ज्यादा बढ़िया रहता। हाँ, क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 गुणा 6 और थीटा की वैल्यू 1400/22 गुणा 360। बस अब कट जाएगा ये, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 को कैंसिल कर दें, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने आ गए? 20। 6 × 36 दूनी 72, 720 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 6 × 36 दूनी 72, बिल्कुल 720 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ हाँ बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 18 होते हैं 30, ऊपर कितने बच गए? 7 × 21, ये 2100 आएंगे। और इस तरीके से लिखेंगे, हालांकि तरीका इसका एक और है, वो तरीका और बताता हूं आपको। 22/7, आर कितना? 6 × 6 और थीटा की वैल्यू 2100/22 × 360। 0 से 0 कैंसिल करें, 22 से 22 को कैंसिल करें, 7 से 21 को कैंसिल करें, 30 बच गए यहाँ पे। 6 से कैंसिल हो रहे हैं ये, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 6 बार, 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, शेष कितना बच गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ये गलती हो गई थी यहाँ पे।
दूसरा, इसका एक फॉर्मूला और है, अगर त्रिज्य खंड की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का शॉर्टकट फॉर्मूला है ये खंड का क्षेत्रफल। बाई चांस दिमाग में ना आए तब मैंने ये बताया बड़ी वाला 1/2 RL, यह फॉर्मूला होता है। 1/2 R की वैल्यू त्रिज्या 6 और L का मतलब होता है त्रिज्य खंड की लेंथ, त्रिज्य खंड की लंबाई, वो कितनी है 10। ये लो, बहुत शॉर्टकट तरीका तो है ये, लेकिन इसमें आपको ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात है? दोनों पैटर्न नोट करेंगे आप। चलो हाँ स्टूडेंट्स, लाइट जाने के कारण थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं बता नहीं पाया था वो क्वेश्चन अब देखिए। क्लासरूम में तो बता दिए थे, खैर वीडियो में 5-7 के क्वेश्चन रह गए थे, बता देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है 4/x + 5y = 7, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पढ़ रहे हैं छोटे क्वेश्चन, शुरुआत के 30 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूरा का पूरा स्कोर अपने को दे के जाएंगे। क्वेश्चन है 4/x + 5y = 7, x की वैल्यू दे रखी है -4/3 और y की वैल्यू निकालनी है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं x के स्थान पे। 4/-4/3 x है, x की जगह पर ये वैल्यू रख दी, प्लस 5y = 7। आप जानते हैं कि बट्टे के नीचे जो संख्या आती है उस संख्या को हमेशा ऊपर भेज दिया जाता है। अब इस माइनस के निशान को चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -4 से जब इस +4 को काटेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। अब इसको इससे प्लस गुणा कर देंगे तो -3 + 5y = 7। आगे पक्षांतर करेंगे तो 5y = 7, 3 का पक्षांतर करते प्लस में हो गया, 5y = 10 और y = 10/5, यानी कि y की वैल्यू 2। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत कम समय लगता है, इसलिए मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही शीघ्रता से अपने को शुरुआत के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, नहीं तो हमारा समय ज्यादा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण की पहचान यही है कि जिसमें ये इस तरीके से ये सीक्वेंस हो, ये पैटर्न हो, ax² + bx + c, ये पैटर्न जिस समीकरण में है वो समीकरण द्विघात समीकरण है। दूसरी बात, यहां पर वैल्यू 0 हो सकती है ना हो, लेकिन x² का नंबर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या बचेगी वो समीकरण हो जाएगी। अपने को इसमें एबेसद लिखना है। श्रेणी -4, -1, 2 और 5 ध्यान रखना है। -4, छठा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं पहले का ही, -4, -1, 2 और 5 में 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो इसमें आप लोगों से जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो ये पूछी जा सकती हैं कि इसमें सार्वंतर क्या है, नंबर 1, 10वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, 100वां पद क्या है, या फिर पदों का योग कितना है। तो इसमें आप लोगों को जो ध्यान में रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि देखिए आप क्या है, ए का मन, ए मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ए का मतलब पहला पद, डी सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि दूसरे में से पहला पद माइनस करना है या फिर तीसरे में से दूसरा पद माइनस करना है। तो हम तीसरे की ओर जाएं, क्यों दूसरे में से पहला पद माइनस कर लें जबकि पहला और दूसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद फॉर्मूला ध्यान में ना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद दिया है यहाँ पे -1 और पहला पद दिया है यहाँ पे -4। ध्यान रखनी है ये बात को, -4 संख्यात्मक चिन्ह है, माइनस जो है वो हमें घटाने के लिए काम में लेना है, माइनस करना इसलिए। अब देखिए माइनस माइनस जब टकरा जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब 4 में से 1 को माइनस करना है क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस वाली है वो 4 है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसने कहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, और 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हो आप, an = a + n-1 और d, सीधा सा फॉर्मूला पड़ा है। a की वैल्यू -4 है, n की वैल्यू यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 गुणा d की वैल्यू
कितनी आई है 3, -4 प्लस 27, 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम है कोई? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 कोसेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री, 2 कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। पहले का 7वां क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। सीधी सी बात है, सारणी से वैल्यू पुट उठानी है और क्वेश्चन में पुट करनी है। कहां प्रॉब्लम है इसमें? क्या लिखे? 2 कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 की रेसिप्रोकल होती है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। कोस सेक 30 की वैल्यू कोस 30 की रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। क्या लिखें? कोस 30 की वैल्यू, शाबाश, √3/2। तो सेक की होगी 2/√3। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। यह वृत्त है और यह वृत्त का व्यास है। इस व्यास के दोनों सिरों पर जो टेंजेंट हम निकालेंगे, स्पर्श रेखा निकालेंगे, वो स्पर्श रेखा एक दूसरे के पैरेलल होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित कुछ कंडीशंस हैं, वो ध्यान में रखनी है आप लोगों को। इसका सेंटर है, ये एक त्रिज्या है, ये दूसरी त्रिज्या है, या दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर के हम व्यास कह सकते हैं। तो इस त्रिज्या पर जो टेंजेंट खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है, वो स्पर्श रेखा एकदम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी प्रकार से इस पर जो एंगल बनाएगा वो भी 90 डिग्री का होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। हाँ, आगे समझ में? एक दूसरे के समांतर होंगी, वो चाहे आप इस तरीके से एक ये व्यास ले लें, इस व्यास पर इस सिरे पर आप पैरेलल वो लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी, इस पे खींचेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी। तो चाहे किसी भी तरीके से व्यास पर आप 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक दूसरे के समांतर ही होंगी। आगे है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहां प्रॉब्लम है इसमें? सीधा क्वेश्चन दे रखा है। सीधा क्वेश्चन दिया है इसने कि वृत्त की परिधि दे दी है 176 सेंटीमीटर। आप सीधा फॉर्मूला लगा दें, 2πr, वृत्त की परिधि का यही होता है 176 और r इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 2/r। तो अपने को फाइंड करना है। दो जो r के साथ संख्याएं बची हैं वो कहां चली गई? बट्टे में चली गई। अब 176 2 और पाई की वैल्यू 22/7, 7 को कहां भेज दे? वापिस ऊपर भेज देते हैं। इससे इसको काटेंगे तो 8 बार और इससे इसको काटेंगे तो 4 बार। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 सेंटीमीटर ये इसकी सर्किल की रेडियस आ जाएगी। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यह ठोस अर्धगोला है, ठोस है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले का ठोस अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो याद रखनी है कुछ बातें। वो बातें क्या हैं कि अगर गोला पूरा है तो 4πr² फॉर्मूला लग गया, कंप्लीट है ना बात। दूसरी बात, अगर अर्धगोला है तो आपको यह देखना है कि अर्धगोला है तो किस प्रकार का है। अगर खोखला है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और अगर ठोस है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। अब क्यों लगाएं? क्योंकि अर्धगोले पूरे गोले को जब आधे में
विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो खोखले में यहाँ कोई परत नहीं रहेगी और ठोस में यहाँ पर सर्कुलर टाइप की एक परत बनती है। उस परत का भी अपने को क्षेत्रफल निकालना होता है। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर सीधा ये फॉर्मूला लगा दें 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर 7 × 7 दे रखी है। 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 एकम 22, 44 से 2 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है बंटन 5 3 9 6 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। 5 3 9 6 7 का मीन फाइंड करना है। छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन है। 5 3 9 6 7 का माध्य ज्ञात करना है, 11वां क्वेश्चन है। कैसे माध्य कैसे ज्ञात करें? आपको मालूम होगा कि सिग्मा x बट्टा n, ये माध्य का सूत्र है। किसका? माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा x बट्टा n। x का मतलब है दी गई संख्याओं की वैल्यू, तो इन सभी की वैल्यू का अपने को सिग्मा करना है, यानी योग करना है। और n का मतलब संख्याएं दी कितनी है, उन सभी संख्याओं का इसमें भाग दे दो। तो 5 और 3 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 7 30, संख्याओं का योग तो आ गया 30। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 इसका मीन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। आगे हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या पैदा होगी? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कंडीशन ये पैदा होंगी। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, कोई भी 6 से ज्यादा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। ओके, इसमें कहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें सम संख्या देख लो ना कितनी है, 1 2 और 3, 3 ही सम संख्या है। तो यहां पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो PE, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सम संख्या आने की प्रायिकता ऐसे भी लिख सकते हो, सम संख्या, हालांकि अपने को तो एबेसेदा का क्वेश्चन है, सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या फॉर्मूला लग गया? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने मिले अपने को? 1 2 3, और कुल परिणाम कितने? 6 है, तो इसको इससे काट देंगे तो 1/2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, संभावना आ जाएगी। चलो इतने ही बहुत है। आगे एक क्वेश्चन दिया है, परमेय और अप्रमेय संख्याएं मिलकर के, परमेय और अप्रमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, बता देता हूं, चलो मैं थोड़ा सा और। परिमेय और अप्रिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। याद रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे रखा है। परिमेय और अप्रिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसे होती है समांतर, वो देखना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल की कोई भी दो भुजा, जैसे मान लीजिए इसको और इसको मैंने विभाजित कर लिया, बराबर भागों में बांट लिया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक के अनुपात में विभाजित करे, ये अनुपात है, इस तरीके से आधी आधी बांट दी, तो इस तरीके से इस रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मिलाने के उपरांत जो तीसरी रेखा जो रेखा बन रही है, जो रेखाखंड बन रहा है, वो तीसरी रेखा के समांतर होगा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर होंगी। ये ऐसे, चलो थोड़ा सा ऐसे है, ये एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर होंगी। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को। 5 कोट स्क्वायर माइनस 5 कोशेक स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 5 कोट स्क्वायर माइनस 5 कोशेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, ये तीसरा पार्ट है दूसरे का। क्या लिखें? सबसे पहले आप इसमें कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद शेष क्या बचता है? कोट स्क्वायर थीटा माइनस
कोशेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आप जानते हो कि ये फॉर्मूला होता है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक कोशेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आता है, और कोट स्क्वायर में से अगर कोशेक स्क्वायर को माइनस करेंगे तो इसका मतलब माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, इसका आंसर आ जाएगा। चलो 1 मिनट का चलो इतना बहुत है, वीडियो लंबा बनता जा रहा है। मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए पार्ट्स जो हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगता है तो परीक्षा की तैयारी के लिए मैं भी डेडिकेटेड हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। आप भी अपने आप को अपनी परीक्षा के लिए डेडिकेट करें, समर्पित करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वीडियो देखना है और दूसरे साथियों के साथ उसे लाइक करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी क्लास में किसी भी प्रकार का 1 मिनट का भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मैं क्या कहना चाहिए आपको ये नहीं बताऊंगा कि काफ़ी लंबे समय से मैं इस फील्ड में हूं, और मैं मेरे अनुभव को मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथियों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बस, धन्यवाद।